सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि बायंसी क्या होता है। ठीक है, न्यू टॉपिक है बायंसी। तो कोई भी अगर आप पार्टिकल या फिर सॉलिड बॉडी लिक्विड के अंदर प्लेस करते हो, ठीक है, सपोज ये लिक्विड है, यहाँ पे आपने एक सॉलिड बॉडी को इसके अंदर डाला, ठीक है। तो लिक्विड क्या करता है, उस पर बायंट फोर्स अप्लाई करता है। कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? बायंट फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ये फोर्स किससे इक्वल हो जाता है कि जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसका जो प्रूफ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। तो मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है बायंट फोर्स। देखो, अब आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। जैसे सॉलिड बॉडी का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड वॉल्यूम, वीएस, राइट। जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम लिखेंगे वीटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, राइट। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को लिखेंगे रो एस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आ गए हमारे पास? वीएस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, वीटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। रहेगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। बाकी रो एल आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एंड रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो आपने लिक्विड में सबमर्ज किया सॉलिड को। तो देखो, बायट फोर्स एक तो कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड ऑन सॉलिड अप्लाई कर रहा है, राइट। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू दिस सॉलिड बॉडी? जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, राइट। तो हम अगर बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का ड्यू टू, अगर आप सॉलिड बॉडी को लिक्विड में प्लेस करते हो तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये हो जाएगा आपका वीएस, राइट। जितना आपका सबमर्ज्ड है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जितना आपका सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम इसके अंदर आया उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, right? और बायट फोर्स क्या बोला उन्होंने? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, करेक्ट। तो क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अगर निकालोगे, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस हुआ, वीएस, करेक्ट। और उसके बाद वेट आएगा आपको, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी मास इनटू जी, विल बी एम इंटू जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। तो ये होता है आपका बायंस फोर्स। और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है, अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो आपका बायंट फोर्स आ गया हमेशा। आप जब फ्लूइड स्टेट आएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आप इसको अच्छे से देखोगे। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? अपवर्ड, राइट। इसको नोट कर लो।
देख लो पहले बायोंट फोर्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूँ तो अपर डायरेक्शन में एफ बी, फोर्स ऑफ बायंसी या फिर बायंस फोर्स। सर एक बार नीचे करें। हाँ, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है राइट, कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है पहले तो वो देखेंगे, किसका, लिक्विड का। तो उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर आ रहा है लिक्विड के, राइट। इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम लिखा है मैंने वीएस, टोटल वॉल्यूम तो आपका वीटी है, राइट। अब देखो अगर इक्विलिब्रियम में आपको देखना है, फॉर इक्विलिब्रियम, तो आपने भी देखा कि बायंस फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एफ बी। कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, राइट। और खुद का वेट भी उसका लगेगा नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एम जी। क्या होगा वो, खुद का वेट उसका, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी, ये आपका होगा मास ऑफ सॉलिड बॉडी इनटू जी, राइट। अब सॉलिड बॉडी का मास अगर आपको लिखना है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड करना पड़ेगा और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, तो यहाँ पे वीटी आता है इनटू जी, राइट। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दिस फोर्स एफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी, राइट, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी। फॉर इक्विलिब्रियम एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एम जी। तो जो बायंस फोर्स है वो एम जी से इक्वल होना चाहिए, किसका मास, सॉलिड का मास, किससे, वेट से, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी से। ठीक है? तो यहाँ पे तीन अलग अलग केस आते हैं कि बॉडी कब फ्लोट करेगी, कब सिंक करेगी, और कब जस्ट फ्लोट करेगी, मतलब उसके सरफेस पे। तो ये तीनों केस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो केस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, if density of liquid is greater than density of solid body, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे कंटेनर, कंटेनर में सॉलिड बॉडी है और ये लिक्विड। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी अगर सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा होता है तो क्या होगा, जैसे इधर तो एक्ट होगा आपका बायंस फोर्स, इधर एक्ट होगा वेट ऑफ द बॉडी, मतलब मास ऑफ सॉलिड इनटू जी, राइट।
तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, दिस एफ बी इज ग्रेटर देन एम एस जी। अगर आप वो वाले केस लोगे जहाँ पे पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो पूरा वॉल्यूम कभी सबमर्ज्ड होगा क्या? नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, फ्लोट होता है। अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लिखोगे तो एफ बी इज इक्वल्स टू एम एस जी। अगर आपको करना है तो एफ बी के लिए तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड into volume submerged into G is equals to density of solid into total volume into G। तो आपने ऊपर क्या लिखा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, करेक्ट? तो ये इस क्वांटिटी से ज्यादा है। और आपको पता है कि Vs इज ऑलवेज लेस देन Vt। इस वाले केस में लेस देन और इक्वल टू, ये दो पॉसिबिलिटी है। Vs कभी Vt से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तब क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। तो केस वन, व्हेन rho L is greater than rho S, then body will float। फ्लोट मतलब कुछ वॉल्यूम उसका सबमर्ज्ड होगा Vs, राइट, और इक्विलिब्रियम में फ्लोट करेगा, करेक्ट। ये जो आपका इक्वेशन आएगा फॉर इक्विलिब्रियम। तभी आपने देखा होगा कि केरोसिन का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। तो आप जब केरोसिन को वाटर के ऊपर प्लेस करते हो तो फ्लोट करता है। या फिर किसी भी सॉलिड बॉडी का ले लो, एग का ले लो, बॉइल्ड एग का, राइट, उसका डेंसिटी वाटर से अगर कम हो गया तो फिर वो फ्लोट करेगा। सिमिलरली अब उल्टा केस लेंगे, केस टू। केस टू में क्या होगा, देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब फिर से फॉर्मूला लगा। तो यहाँ पे अब जब फॉर्मूला लगाओगे कि बायन्स फोर्स क्या होगा, देखो, अगर आप पूरा सिंक भी करते हो तो बायन्स फोर्स तो हमारा है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और आपका वेट कितना है, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, राइट। तो अगर आपको बायन्स फोर्स को इंक्रीज भी करना है तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम बायन्स फोर्स तब आएगा जब आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, राइट। तब जाके आपका लिक्विड मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे इस स्टेज में पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, लिक्विड के अंदर आ गया। तो बायन्स फोर्स विल बी टोटल वॉल्यूम, क्योंकि पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, अभी वॉल्यूम सबमर्ज्ड टोटल वॉल्यूम से इक्वल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, दिस इज द मैक्सिमम बायन्स फोर्स। और ये वेट है। तो देखो ये दोनों टर्म तो दोनों में सेम है। तो आपने जब बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज वेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायन्स फोर्स। तो क्या हो जाएगा, बॉडी विल सिंक, पूरा नीचे तक आएगा वो, राइट। तो ये केस होता है टू, इन दिस केस बॉडी विल, क्यों सिंक हो रही है, क्योंकि उसका वेट हमेशा बायन्स फोर्स से बड़ा है, इवन मैक्सिमम बायन्स फोर्स से भी बड़ा है। तो आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो रहा है, राइट। इसको अच्छे से देख लो आप, कैसे सिंक होता है। ऑलवेज W इज ग्रेटर देन एफ बी मैक्स। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगा, जब वो पूरा बॉटम सरफेस पे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जब आएगा ड्यू टू द कंटेनर,
इसको हम बोल सकते हैं देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम पोजीशन इनसाइड द लिक्विड, बस बॉटम सरफेस पे आने के बाद इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, राइट। तो जब भी सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा इन द वाटर या फिर इन द एनी अदर लिक्विड। बिकॉज जो लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है ऑन सॉलिड इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ ये तो बताया मैंने, रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ऊपर मेंशन है ना अपना, रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और वो क्यों हो रहा है वो भी समझो आप, बस हो रहा है नहीं, वहां पे जो वेट होगा आपका बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उसका जो वेट है इज ऑलवेज मोर देन बायन्स फोर्स जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है ऑन द सॉलिड बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन। रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए और एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। सपोज क्वेश्चन नोट कर लो। इफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ, इफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ, कितना लोगे, ए इक्वल्स टू 1 मीटर, इसको अगर आपने लिक्विड सरफेस पे प्लेस किया, राइट, पूरा लिक्विड में प्लेस किया यहाँ पे, तो कितना हाइट लिक्विड के अंदर रहेगा, एच, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे उसका साइड लेंथ इज 1 मीटर, और यहाँ पे दिया है कि डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड बॉडी इज कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लो, वाटर ही ले लेते हैं, विच इज 1 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इसका लेते हैं 0.8 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉडी विल फ्लोट, फ्लोट तो करेगा लेकिन कितना वॉल्यूम अंदर होगा, सो दैट आपको वो हाइट आ जाएगा एच। ठीक है, करो ट्राई करो क्या होगा। कुछ नहीं, आपको इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो निकालो, अंदर कितना है पानी के। जैसे उसने बोला कि एच हाइट तक फिल्ड अप है, राइट, तो ये एच ले लो, यहाँ तक वाटर है। तो बस यहाँ पे टास्क वही है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा फिर। बायन्स फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी, दोनों को इक्वल कर देंगे।
कितना है बताओ? हाँ, सिंपली कैलकुलेट करो ना। जैसे टोटल वॉल्यूम आएगा आपका 1 मीटर क्यूब, राइट? क्यूब है इसलिए। अभी आपको सबमर्ज्ड वॉल्यूम निकालना है। कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है? ये वाला वॉल्यूम, अंदर वाला पूरा। तो फिर क्या करेगा? आपको देखो, ये दोनों पता है, ए ए, राइट? और कितने हाइट तक है? बस ओनली एच हाइट तक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, करेक्ट? एच हाइट तक सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड आएगा आपको एच इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा? एच मीटर क्यूब। ए की वैल्यू वहाँ पे 1 फुट करेंगे तो, करेक्ट? फिर तो आपको पता ही है कि बायन्स फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, राइट? इससे इक्वल हो गया क्योंकि फ्लोट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? बायन्स फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। तो मास को क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम। क्योंकि जब आप देखते हो उसका खुद का जो मास है वो टोटल वॉल्यूम से ही आएगा, राइट? इंटू जी। बाकी तो हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना बोला है मैंने? 1। इसका वॉल्यूम कितना है सबमर्ज्ड? एच। जी जी कैंसिल, इज इक्वल्स टू सॉलिड का वॉल्यूम बोला था 0.8, डेंसिटी सॉरी, और वॉल्यूम है इसका 1। तो एच का वैल्यू आ गया आपको 0.8 मीटर्स। तो कितना अंदर आएगा वो हाइट? 0.8 मीटर्स, राइट? अरे चैप्टर का ही नाम नहीं पता आपको? देखो, थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर है ये, थर्मोमेट्री, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कैलोरीमेट्री, राइट? ये हम इसलिए देख रहे हैं बायन्स फोर्स क्योंकि ना टेम्परेचर फिर वो फोर्स को कैसे अफेक्ट करता है वो भी हमें देखना है। जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर लेंथ को इंक्रीज करता है, एरिया को भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, डेंसिटी को डिक्रीज करता है, राइट? हमने सबका देख लिया पिछले 2 क्लास। लेकिन जब बायन्स फोर्स की बात आती है तो टेम्परेचर कैसे बायन्स फोर्स को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वो देखते हैं अभी, ठीक है? तो पता चला बायन्स फोर्स का कॉन्सेप्ट ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है एंड its magnitude equal to density of liquid वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जितना वॉल्यूम सॉलिड बॉडी का सबमर्ज्ड होगा, इनटू जी, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? अब देखेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है दिस बॉयंट फोर्स, ठीक? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
बाइंड फोर्स। देखो हमने अभी देखा, ऐसे सपोज एक सॉलिड बॉडी है इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड, टोटली सबमर्ज्ड है, राइट। इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे, वीटी है टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम भी वीटी होगा क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डेल्टा टी से, तो कंटेनर का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये अंदर की जो सॉलिड बॉडी है इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि बायन्स फोर्स क्या होता है इस पे, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, राइट। अब यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी सबमर्ज्ड है, तो क्या हो जाएगा, रो एल इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, दिस विल बी बायन्ड फोर्स, राइट। अभी जब आप डेल्टा टी टेम्परेचर उस पर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा लिक्विड का। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बॉडी बाय डेल्टा टी, तो उसका नया वॉल्यूम क्या आएगा, देखो इट्स न्यू वॉल्यूम विल बी डैश इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा, किसका गामा, सॉलिड बॉडी का, टू डेल्टा टी, राइट। ये तो हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, इन विच गामा एस इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बॉडी, जिसको हमने लिक्विड में प्लेस किया। सिमिलरली डेंसिटी के लिए क्या था, डिवाइड करते, तो डेंसिटी, न्यू डेंसिटी विल बी, लिक्विड का नया डेंसिटी क्या होगा, ओरिजिनल डेंसिटी रो एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। तो गामा ऑफ लिक्विड क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बॉडी। तो दोनों चीजें चेंज हुए यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हुआ है क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लिक्विड का भी, और वो सॉलिड बॉडी है जिसपे बैलेंस फोर्स लग रहा है, उसका भी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए भी इक्वेशन लिखा है और इसके लिए भी इक्वेशन। तो नया वाला बैंड फोर्स क्या आएगा अभी, एफ बी डैश विल बी इक्वल्स टू रो एल डैश इंटू वी टी डैश इंटू जी, करेक्ट। इसको आप बोल सकते हो कि न्यू वॉल्यूम इसका बॉडी, ये क्या होगा, न्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो न्यू बैंड फोर्स क्या आएगा आपको, देखो एफ बी डैश विल बी रो एल बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, वीटी को लिखेंगे, वीटी डैश को वीटी इंटू 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी इंटू जी, करेक्ट। बाकी तो आपको पता है कि रो एस इंटू वी टी इंटू जी, ये क्या था आपका इनिशियल फोर्स, देखो रो एल इंटू वी टी इंटू जी। तो अगर आप इसको सही से लिखेंगे जैसे 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू गामा एल, तो न्यू फोर्स विल बी एफ बी डैश इक्वल्स टू
1 plus gamma s delta t divided by 1 plus gamma l delta t into FB इनिशियल बायन्ड फोर्स। तो देखो किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड बॉडी के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड के भी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो पहले तो ये नोट कर लो पूरा कॉन्सेप्ट। ये क्या है वैसे, न्यू बायन्ड फोर्स ड्यू टू डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। देखो इसी टर्म को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कब ये इससे बड़ा होगा, राइट। सबसे पहले केस 1 ले लो। इफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा एल, लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन से ज्यादा अगर होगा, तो इससे आप देख सकते हो कि क्या होगा, न्यूमरेटर जो है इस वाले टर्म में ये बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल, देन आपका जो एफ बी डैश है, न्यू फोर्स विल बी ग्रेटर देन एफ बी, राइट। तो आपका अपीयरेंट वेट क्या आएगा, अब चेंज हो जाएगा। इनिशियल आपका वेट क्या था, mg, तो यहाँ पे वेट चेंज हो जाता है, देखो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अपीयरेंट वेट विल बी mg माइनस न्यू एफ बी डैश, राइट। ये होगा जो कि क्या होगा, इंक्रीज। सॉरी इंक्रीज नहीं, क्या होगा ये, डिक्रीज होगा। पहले आपको कितना वेट लग रहा था उसका, mg माइनस एफ बी, राइट। अगर वो नीचे आ रहा है तो इतना वेट लग रहा है उसका, ये सॉलिड बॉडी है, इस पे फोर्स लगता है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज बायन्स फोर्स, फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो आप जब इसका वेट कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा, mg माइनस एफ बी। अभी आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका कौन सा फोर्स बढ़ गया, बायन्स फोर्स बढ़ गया,
अगर आपका बायन्स फोर्स बढ़ेगा तो ये जो अपीयरेंट वेट है mg माइनस एफ बी, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप जिसको माइनस कर रहे हो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। mg माइनस एफ बी से mg माइनस एफ बी डैश हो गया अपीयरेंट वेट। एग्जैक्ट केस टू इसका अपोजिट ही होगा। क्या होगा केस टू, बताओ। केस टू विल बी इफ गामा एस इज लेस देन गामा एल, राइट। तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा, तो एफ बी डैश इज लेस देन एफ बी होगा हमेशा, करेक्ट। तो इस केस में आपका अपीयरेंट वेट क्या होगा, अपीयरेंट वेट विल बी एम जी माइनस एफ बी डैश, ये हो जाएगा आपका इंक्रीज, राइट। तो बस ये अगर आपको एक्सप्रेशन पता है, अगर पता भी नहीं है तो आप सिंपली डिराइव कर सकते हो, अगर आपको बैंड फोर्स पता है तो। हाँ बोलो। एम जी प्लस होगा। एम जी प्लस, कहाँ पे लिखा है एम जी प्लस, एम जी माइनस एफ बी होगा ना। सर दोनों केस में माइनस होगा। नहीं, आपका अपीयरेंट वेट है ही वो, राइट। आप जब किसी भी बॉडी में, सॉलिड बॉडी जब डालते हो, राइट, अगर वो सिंक हो रहा है तो आपका नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है बताओ, एम जी माइनस एफ बी, राइट। अगर आप इसके वेट को इनसाइड द वाटर आप कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पे वेट मशीन है, ठीक है, और ये उस पे रखा है बॉडी को, तो वेट कितना आएगा उसका, एम जी माइनस एफ बी, क्यों, क्योंकि एफ बी जो फोर्स है एम जी को अपोज कर रहा है, और एम जी इज ग्रेटर देन एफ बी। तो ओके सर। इनिशियली ना मेरे को एम जी माइनस एफ बी हो रहा था केस वन में, और आपने क्या किया, गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल था, तो जो टेम्परेचर में आप टेम्परेचर से उसको इंक्रीज करोगे, तब क्या हो गया उसका बायन्स फोर्स और इंक्रीज हो गया, मतलब जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है फोर्स वो और इंक्रीज हो गया, एफ बी डैश। तो फिर ये जो वैल्यू है अपेरेंट वेट का वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि बायन्ड फोर्स ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है अगेंस्ट द वेट। इससे उल्टा केस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी आपका एम जी माइनस एफ बी अपेरेंट वेट था इनिशियली, लेकिन गामा एस और गामा एल से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, जो एफ बी डैश है, जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो कम फोर्स से अप्लाई कर रहे हो, एम जी माइनस एफ बी डैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि कम फोर्स अगेंस्ट अप्लाई हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके सर। ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर कैसे बायन्ड फोर्स को चेंज करता है। दो केसेस में पॉसिबल है, एक तो ये इक्वेशन तो आया, इसमें हमने दो केसेस को डिस्कस किया कि जहाँ पे कब इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि बायन्स फोर्स ऑलवेज इंक्रीजेस ऑलवेज डिक्रीजेस, तो ऑलवेज इंक्रीज और ऑलवेज डिक्रीज नहीं होगा। अगर बस बायन्स फोर्स की बात की जाए तो बायन्स फोर्स तब इंक्रीज होगा जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से भरा हो, डेंसिटी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, राइट। जैसे क्वेश्चन देखो, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट। ऐसे ए ऑप्शन है। buoyant force always increases with increase in temperature। थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखता है, ठीक है। बी ऑप्शन में लिखा है सेम buoyant force always decreases with increase in temperature। Same buoyant force will increase when coefficient of volumetric expansion of solid is less than coefficient of volumetric expansion of liquid। एंड डी में will increases when rho s is greater than rho l। तो क्या होगा इसमें बताओ, सिंपल। हमेशा इंक्रीज करता है क्या? नहीं। हमेशा डिक्रीज करता है क्या? नहीं। तो ये दोनों तो नहीं है। देखो कब इंक्रीज किया उसने, when rho s is greater than rho l, तब आपका न्यू बाइंड फोर्स क्या हो गया? इनिशियल बाइंड फोर्स से ज्यादा हो गया। अगर इसका ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें फॉर्मूला से हमने उसको एनालाइज किया, राइट। इफ rho s is greater than rho l, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा? नीचे वाले टर्म से बड़ा हो जाएगा। तो एफ बी डैश इज ग्रेटर देन एफ बी। तो इसका आंसर आएगा क्या? डी। ठीक है। सिमिलरली हाँ, अपीयरेंट वेट के रिस्पेक्ट भी सेम क्वेश्चन आ सकता है। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि क्या होगा यहाँ पे? डिक्रीज होगा। बाइंड फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो न्यू बाइंड फोर्स इज लेस देन इनिशियल बाइंड फोर्स, एफ बी डैश इज लेस देन एफ बी। ये जो आया था हमें क्या था? न्यू बाइंड फोर्स ड्यू टू डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, राइट। अभी हमने देख लिया, देखो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो बाइंड फोर्स कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। सिमिलरली अपीयरेंट वेट कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। हम देखेंगे अब सबमर्ज्ड वॉल्यूम का क्या होगा। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ये जो हमने इनिशियल वाला केस किया था बैंड फोर्स वाला, इसमें हमने पहले ही क्या एज्यूम कर लिया कि पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर है, करेक्ट। आपने यहाँ पे देखा भी होगा, देखो सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या लिया मैंने यहाँ पे? टोटल वॉल्यूम। उसके बाद पूरा एनालिसिस हुआ है। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम सबमर्ज करेंगे, मतलब पूरा वॉल्यूम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? अगर लिक्विड फ्लोट कर रहा है तो सिमिलरली वही कंटेनर, लिक्विड, नाउ वॉल्यूम इज पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, उसका कुछ पार्ट सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज नहीं है, इतना है वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इसको हम बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड वॉल्यूम। जब हम पार्शियली सबमर्ज करेंगे तो क्या होगा? देखो इन दिस केस आपको पता है कि इक्विलिब्रियम केस आ जाता है, राइट। अगर फुल्ली सबमर्ज्ड हो तो वो नीचे जाता है, जिसमें एम जी इज ग्रेटर देन आपका क्या होता है?
डेंसिटी ऑफ सॉरी बायंड फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम केस आएगा। इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा कि जो आपका बायंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, राइट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन दिस केस फॉर इक्विलिब्रियम एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एफ जी, राइट। एफ बी क्या बोला था मैंने, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लो रो एल, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो बी, या फिर रो एस ले लो तो ज्यादा सही है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अभी आप यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा वॉल्यूम सबमर्ज नहीं है, इनटू जी इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी, ये केस आएगा। यहाँ पे सबमर्ज्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, जी जी तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू रो एस वी टी बाय रो एल, ठीक है। ये हो गया आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो भी आपका पार्शियली सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो। अभी ये जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका, मास, किसका मास, ऑफ सॉलिड बॉडी, राइट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपने सॉलिड बॉडी वहां पे प्लेस किया है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता, कैनॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जनरली फॉर्मूला क्या हो गया देखो, बी एस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे फिर डेंसिटी क्या होगा, इफ और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, रो एल क्या हो जाएगा बताओ, रो एल डैश विल बी इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करता है, राइट। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन डेंसिटी डिक्रीजेस, करेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम आपका एक्सपांड होगा, मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी को कम होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मास को आपको कांस्टेंट रखना है, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो अभी देखो, आपको पता है कि आपने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं वी एस डैश का फॉर्मूला यूज करता हूँ जहाँ पे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो एम एस बाय क्या होगा यहाँ पे, रो एल डैश, करेक्ट। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, तो आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल जो टर्म है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस, तो नोट कर लो, इतना ही आपको याद होना चाहिए कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ऑलवेज, तो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इधर, ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीज होगा। जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में जो था फोर्स वाला पार्ट, उसमें ऑलवेज इंक्रीज नहीं था, उसमें किस पे डिपेंड कर रहा था, दो क्वांटिटीज पे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पे, गामा एल और गामा एस पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे बस किस पे डिपेंड कर रहा है,
डेंसिटी पे तो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमेशा सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है, जो जब आप पार्शियली सबमर्ज करोगे किसी वॉल्यूम को, कब होगा पार्शियली सबमर्ज्ड? व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो उस वाले केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है आपका, जो आप देखोगे ये जो है वो और नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है इन जनरल, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो आपका बॉडी विल मूव डाउन, बॉडी विल मूव अप, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बॉडी विल मूव डाउन ऑलवेज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों डाउन? क्योंकि उसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीज होना है, तो पूरा बॉडी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो कुछ और एक दो चीजें हैं, उनका एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा है, बहुत इजी है ये। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आपको पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? उसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, तो बेसिकली एल क्या है? लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, या फिर जिससे आपने पेंडुलम को कनेक्ट किया है, राइट, रॉड से कनेक्ट किया तो रॉड का लेंथ होगा, राइट। अभी जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एल आपका चेंज होगा, लेंथ, तो लेंथ विल बिकम एल डैश, आपका हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टी के रिस पे क्या लिखेंगे? तो आप पूरा फिर से लिख लो, जो नया टाइम पीरियड है आपका टी डैश, वो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी। ठीक है, तो 2 पाई, यहाँ पे पूरा वैल्यू डाल देंगे, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय जी का रूट। ठीक है, अभी आपको पता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आपका क्या था? इनिशियल टाइम पीरियड। तो आप क्या करो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को सेपरेट कर दो, तो आपका अंडर रूट में ओनली क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को लिखेंगे हम इनिशियल टाइम पीरियड टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर क्या होगा? हाफ। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल्फा क्या होता है? ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल फॉर सॉलिड बॉडीज,
क्योंकि आप देखोगे कि आप टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो उसका लेंथ बहुत बहुत स्मॉल चेंज होता है एक्सपांशन में, ठीक है। अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, टी डैश इज इक्वल टू टी इंटू वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, डायरेक्ट। देखो अब यहाँ पे, अच्छा दोनों टी टी हो गए, तो आप एक काम कर दो, जो टाइम पीरियड है उसको लिखते हैं स्मॉल टी में, ठीक है। क्योंकि आपका जो दूसरा वाला टाइम है वो किस पे, कैपिटल टी में। दूसरा वाला टेम्परेचर है बस, तो क्या हो जाएगा, टी डैश विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम, ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने, यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन। एक बार फिर से देखो, बायनोमियल एक्सपांशन में क्या होता है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू, क्या लिख देते हैं हम डायरेक्ट, वन प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो डायरेक्ट हमने वहाँ पे वन बाई टू इधर पुट कर लिया इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो अगर आप चेंज इन टाइम देखोगे, टाइम पीरियड में जो चेंज हुआ है वो क्या है, टी डैश माइनस टी, राइट। दिस विल बी इक्वल्स टू टी इंटू हाफ अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो टी, ये क्या हो गया, डेल्टा टी अपॉन टी, ये आपका हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो चेंज इन टाइम पीरियड बाय ओरिजिनल टाइम, ये आपको आता है हाफ अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम, ये आ जाएगा आपको हाफ अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं लॉस इन टाइम। जनरली आप देखोगे तो आपका टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो इधर फ्रैक्शनल गेन, गेन इन टाइम बोल सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ टाइम, गेन और लॉस ऑफ टाइम। ये डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर रॉड है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय सम डिग्री सेल्सियस, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना गेन इन टाइम होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी, इन विच अल्फा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। देख लो इसका एक बार, जिसका भी करते हैं हम ये वाला होता है सिस्टम, ठीक है। तो लेंगे भी, गामा होगा आपका, अल्फा होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिससे भी ये कनेक्टेड है, आइदर रॉड हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है, जो भी है। और वो एम का नहीं है, बॉब का नहीं है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखो। वो किसका है, जिससे बॉब कनेक्टेड है, राइट। क्योंकि उसी का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, देखो उसी के रिस्पेक्ट हमने न्यू टाइम पीरियड निकाला, उसी का चेंज निकाला है, फ्रैक्शनल चेंज।
ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो जब टाइम पीरियड एक्चुअली बढ़ता है, देखो यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफ, जैसे बॉब, ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, उसका टाइम पीरियड था इनिशियली टी। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है, प्लस में आ रहा है, अगर डेल्टा टी निगेटिव में आता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होता। तो यहाँ पे जनरली टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम की बात करो, ठीक है, तो जो उसको इनिशियली टाइम लग रहा था, उससे टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो उसने स्पीड का क्या किया है, जैसे आप देखोगे इनिशियली उसको लगता था टाइम टी, अब लग रहा है टी डैश, इन विच टी डैश इज ग्रेटर देन टी। तो उसका जो स्पीड होगा ये वाला, वो क्या हो गया, कम हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी भी कम हो गया, राइट। तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है। आप खुद सोचो, उसको अगर जाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो दैट उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यही जो केस है हम क्लॉक में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो अभी ये क्लॉक है, क्लॉक में सपोज ये आर हैंड है और एक मिनट हैंड। अब क्या हो जाएगा, अगर इसका अगर आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, इसका आर हैंड का और मिनट हैंड का दोनों का। अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा मतलब ये फिर से इसको यहाँ पे आने के लिए 12 आवर से ज्यादा घंटे लगेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड जब इंक्रीज होता है तब आपने टाइम को गेन किया कि टाइम को लूज किया, बताओ। यहाँ पे हम बोलते हैं कि दिस क्लॉक विल लूज द टाइम। क्यों, क्योंकि देखो एक नॉर्मल क्लॉक है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। वो तो 12 घंटे का 12 घंटा ही दिखाएगी आपको, लेकिन ये 12 घंटे में कितना रोटेट करेगी ओनली, सपोज 11, उसका आर हैंड 11 तक ही आया, तो आपको क्या लगेगा, अभी तो 11 ही बजे। तो बेसिकली इस क्लॉक ने क्या किया, आपका टाइम लूज किया। क्यों लूज किया, क्योंकि उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, राइट। टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है मतलब उसको अब एक रोटेशन कवर करने के लिए 12 घंटे नहीं, 13 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस क्लॉक में टाइम देखेंगे तो एक्चुअली हम टाइम को क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देख लो आप कैसे लूज करता है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट, so that length of minute hand and hour hand increases, so we will lose the time। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा यहाँ पे, राइट। अगर टी की बात करो, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीजेस, लेकिन वो क्लॉक क्या करेगा, हमारा टाइम लूज कर देगा, राइट, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लिख लो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वी एक्चुअली लूज आवर टाइम, दिस क्लॉक विल लूज द टाइम। सिमिलरली अपोजिट, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट। अब आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या आ गया आपको, निगेटिव आ गया, इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर। तो अभी लेंथ निगेटिव आया, लेंथ डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो आपका क्या होगा,
टाइम पीरियड विल ऑल्सो डिक्रीज, राइट। तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, तो अभी क्या होगा उसका टाइम पीरियड, जैसे पहले 12 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो 11 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, राइट। तो एक्चुअली 11 आवर में वो आपको क्या टाइम दिखाएगा, 12। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, दिस क्लॉक विल गेन द टाइम। कैसे टाइम को गेन किया उसने, बाय इंक्रीजिंग द, सॉरी बाय डिक्रीजिंग द टाइम पीरियड। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देख लो। इंटरेस्टिंग तो क्या है, इजी तो है, बट समझ लो एक बार कि बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे। आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो आप टाइम को लूज कर रहे हो। क्यों लूज कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली 12 आवर्स में वो कितना उसका कितना रोटेट होगा बताओ। 12 आवर अगर उसको रोटेट होना है तो 12 आवर तक 13 आवर्स लगाएगा एक रोटेशन के लिए, राइट। तो जब 13 आवर्स के बाद वो 12 वाले इंडिकेटर पे अपना ये दिखाएगा आवर हैंड, राइट। तो एक्चुअली क्या बज रहा है वहां पे, 1 बज रहा है, लेकिन अपना घड़ी अपने कितना बता रहा है, ओनली 12 o'clock। तो वहां पे आपका 1 आवर लूज हो गया व्हेन वी इंक्रीज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, लेकिन वी लूज आवर टाइम। सिमिलरली उससे उल्टा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, लेंथ डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, तो आपका क्लॉक का जो टाइम है वो क्या होगा, गेन होगा बेसिकली। देखो इसके रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन करता है, क्लॉक के रिस्पेक्ट। A pendulum clock consists of an iron rod connected to a small, क्या लिख दिया है, connected and heavy bob, ठीक है। इट इज डिजाइन ऐसे उसको डिजाइन किया है, सो दिस क्लॉक विल गिव द गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू जो है वो क्लॉक का, या फिर करेक्ट टाइम, वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में देता है, ठीक है। करेक्ट टाइम जो है क्लॉक का वो कहाँ पे आता है आपको, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसका टेम्परेचर क्या किया है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो कितना फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, ठीक है। कौन, क्लॉक। और यहाँ पे आपको दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। करो इसको, ट्राई करो, हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो
डेल्टा टी बाई टी निकालना है बेसिकली। डेल्टा टी बाई टी कितना होगा, वही मैंने बोला था। देखो यहाँ पे जो आपका गेन और लॉस ऑफ टाइम क्या होगा, डायरेक्ट। तो डेल्टा टी बाई टी निकालो। अब यहाँ पे बताओ कि टाइम लॉस होगा कि गेन होगा इस वाले केस में, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो बताओ क्या आ रहा है, लॉस। लॉस होगा राइट। कितना टाइम लॉस होगा वो भी कैलकुलेट कर ही दो। हाँ करेक्ट। क्या होगा देखो, हमें पता है डेल्टा टी बाई टी मतलब फ्रैक्शनल लॉस और फ्रैक्शनल गेन, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। अब उसने सब दिया है। हाफ अल्फा कितना है, देखो 1.2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 20 इज 20। तो बेसिकली जो है आपको फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम आया, राइट। जो कितना होगा 0.6 इंटू 20 1.12। तो 6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो आपको उसने बोला है कि 24 आवर्स में आपको निकालना है, राइट। तो आप यहाँ पे टी को क्या पुट करोगे, जो टाइम पीरियड था इनिशियली आपका, इनिशियली टाइम पीरियड को हम डालेंगे यहाँ पे 24 आवर्स। तो 24 इंटू सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना टाइम आपने गेन और लॉस किया वो हो जाएगा आपका टी इंटू 12 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स। सेकेंड्स में निकालेंगे तो क्या होगा 24 इंटू 12 इंटू 3600 इंटू 10⁻⁻5। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट, आपका कितना टाइम लॉस हुआ है इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 1 2 3 4 14, ये कितना होता है 600 तो अराउंड ऐसे आएगा 10.33 सेकेंड्स। और इतना टाइम हम क्या करेंगे इस क्लॉक की वजह से, आपका टाइम क्या होगा, लॉस ऑफ टाइम, लूज करोगे इतना टाइम। क्यों लूज किया है, क्योंकि हमने क्लॉक को कहाँ पे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस में। और इतना टाइम कितने टाइम के लिए लूज करेंगे, कितने टाइम में 24 आवर्स में आप 10 सेकेंड्स लूज कर रहे हो। तो एक दिन का 10 सेकेंड लूज कर रहे हो ड्यू टू क्लॉक, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी का, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये हमेशा पेंडुलम क्लॉक ही होगा, राइट, जिसमें जो आयरन रॉड है किससे कनेक्टेड है, बॉब से कनेक्टेड है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो। सबसे पहले फ्रैक्शनल चेंज निकाला, फिर 24 आवर्स में पूछा है तो इसलिए हमने टाइम को क्या लिया इनिशियल 24 आवर्स टी को, तब जाके आपको चेंज इन टाइम आया। तो बेसिकली बहुत कम चेंज होता है, 10 सेकेंड्स काफ़ी कम आप कंसिडर कर सकते हो इन कंपैरिजन ऑफ 24 आवर्स, राइट। जब आपका 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तब, राइट। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता तब भी अराउंड कितना आता, 20 सेकेंड्स तक आता, 20 30 सेकेंड्स तक।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अल्फा काफी कम होता है, राइट? अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, देखो इतना होता है एक्सपांशन में, तो आप थर्मल एक्सपांशन अगर कर सकते हो तो पूरा कर लो एचसीवी का। थर्मोडायनेमिक्स में पहला आपका चैप्टर होगा थर्मल एक्सपांशन। इसके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अभी। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कौन सी क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है आपको सब पता चली गया, राइट? तो ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैलोरीमेट्री। आपने शायद वो केमिस्ट्री में भी किया होगा, तो बहुत अच्छे से पता चलेगा आपको। सही है, ठीक है। इसके बाद कोई क्लास है आपका तो लीव करता हूँ मैं, बताओ है क्या? मैथ्स का है। ओके ओके, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।